डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जामिया के यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं और वो भी आईआर एंड एरिया स्टडी से, तो जरूर आप फॉलो कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट इस सीरीज को, जिसमें मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक भी। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करें। मेरे पास जो 5 पेपर हैं उसमें ये सेकंड लास्ट है, 2016 फिर 2017, उसके साथ वो खत्म करेंगे। इसके पहले मैंने 2021 के, 20 के और 2018 के ऑलरेडी एनालाइज कर दिया है। सो लेट अस बिगिन। ये सिलेबस मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको जो सबसे कंफ्यूजन होती है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिए। मैंने ये भी बताया है कि पॉल साइंस हेल्प की कौन सी एग्जाम गाइड में आपको सब्जेक्टिव आंसर मिल सकते हैं। मैंने ये भी बताया है कि जो करंट अफेयर के वीडियो हैं वीकली, उसको देखिए, उससे भी आपको क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल एंड पैंडेमिक, इन सब से आ सकता है। और उन सब के लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं, सो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 बातें। पहली कि ये क्वेश्चन जो है वो तब का है जब 100 क्वेश्चन होते थे और 40 वाला बात नहीं थी। अभी 40 एमसीक्यू हैं और बाकी 4 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है। ये क्यों उन्होंने रखा है मुझे समझ में नहीं आता। अभी कोई यूनिवर्सिटी रखता नहीं है, लेकिन ठीक है, उन्होंने रखा है तो रखा है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें आईआर बहुत थोड़ा है, आईआर है ही नहीं इसमें। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हैं, प्योर ज्योग्राफी के हैं, बायोलॉजी के हैं, जनरल साइंस के हैं, इधर उधर के क्वेश्चन हैं। तो मुझे अलाउ कीजिए कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं कि इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए। 4-5 क्वेश्चन केवल जो है थ्योरी से रिलेटेड है। ओके, अब क्वेश्चन को देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। एमनेस्टी, पहला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एसोसिएटेड विद, अब बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही मुझे लगता है कि इजी लेवल के। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है, ये ह्यूमन राइट पे काम करती है। इसके बारे में अभी करंट इवेंट में ये भी बात है, कुछ महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट से भी इसका इनका थोड़ा नाता खट्टा जैसा रहा था। इनके एक ऑफिसर को रोका गया था और कोर्ट में भी गए थे, और काफी चीजें इनके हेडक्वार्टर जो इंडिया में है वहां भी कुछ कुछ परेशानी हुई है, क्योंकि ह्यूमन राइट को लेकर के इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ी ठनी हुई है। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड हैं, उसको इंडिया और एशियन कंट्री थोड़ा ऑब्जेक्ट करते हैं और उसको वो यूनिवर्सलाइज करते हैं। तो ये बातें, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म की भी बात यहाँ थ्योरी थोड़ी आ जाती है। सो इट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो भी एक संस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सियन अरेबियन गल्फ स्टेट। अब ये पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, से कई क्वेश्चन इसमें हैं, और जामिया यदि आप दे रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी ध्यान देना चाहिए, ये इनका फेवरेट टॉपिक है। दूसरा, इनका जो अरेबियन नेशन है, चूंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट हैं, तो अरेबियन नेशन, सेंट्रल एशियन, अफगानिस्तान, ये इनका थोड़ा फोकस रहता है मुस्लिम वर्ल्ड पे, तो वो भी आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली उस एरियाज के मैप को देख लेंगे तो आपको फायदा होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा पर्सियन या अरेबियन गल्फ स्टेट नहीं है। अभी देखिए, मैंने मैप में, ये आपको जानना चाहिए, यदि आप इंडिया में रहते हैं तो गल्फ कंट्रीज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वहां पे लाखों, मिलियंस ऑफ इंडियन जो है वहां काम करते हैं। अब ये जो गल्फ है, यहाँ इस मैप में देखिए, सबसे अच्छा ये मैप है। इंडिया यहाँ पे है कहीं पे, और इंडिया के जो अरेबियन सी है हमारे वेस्ट में, मुंबई के उधर, उसमें 2 आपको खाई दिखती है। एक गल्फ मतलब खाई जो समुद्र अंदर घुस जाती है, एक है पर्सियन गल्फ, इसको पर्सियन गल्फ कहते हैं। इसके आसपास देखिए ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है, ओमान है, और येमेन जो है वो यहाँ खिसका हुआ है। येमेन जो है रेड सी से मिलता है। अब रेड सी जो है वो दूसरी है जो कि घुस जाती है अंदर, और ये अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। इसी रेड सी से जुड़ा हुआ जो है वो मेडिटेरियन सी में स्वेज कैनल है, जो कि मेडिटेरियन सी जो कहीं यहाँ पे है उसको जोड़ती है एशिया से। तो यहाँ येमेन जो है वो नहीं कहा सकता है गल्फ कंट्री, लेकिन बाकी सब कहे जा सकते हैं, इसलिए येमेन को ऑड वन आउट कर दीजिए। बहरीन भी यहीं पे पास में कहीं आइलैंड कंट्री है, तो बहरीन, ईरान, कतर, इराक, ईरान, ये ओमान, ये सब सब, ओमान तो भी थोड़ा हट जाता है, लेकिन ये पूरा जो है गल्फ कंट्रीज है, गल्फ नेशंस। यहाँ पे और आप दे सकते हैं, बहरीन को यहाँ देख सकते हैं। सो क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया येमेन। तो थोड़ा पॉलिटिकल ज्योग्राफी या आप ज्योग्राफी का मैप को थोड़ा देख लीजिए। 2014 में रसिया ने किसको हथिया लिया था अटैक करके? ये क्वेश्चन अभी बहुत रिलेवेंट बन गया है, क्योंकि अभी यूक्रेन पे उसने फिर से अटैक किया है।
2014 में उसने अटैक किया था, हम लोग किसी को ठीक से पता भी नहीं चला, और उसने वहां पे क्रीमिया नाम के पेनिनसुला को, जो उसके साउथ में लटकी हुई है ब्लैक सी में, उसको हड़प लिया था। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको पनिश किया था, उसको G8 से निकाल दिया गया था, अभी G7 रह गया उसके बाद, और काफी सारे सैंक्शन लगाए गए थे पुतिन पे। लेकिन वो इतना बेलिजरेंट वो नेशन है इस मायने में कि फिर से उसने अभी जो है यूक्रेन पे अटैक किया है। सो क्रीमिया। द कैपिटल कजाकिस्तान का कहाँ है? अब आप, जैसा मैंने आपको बताया कि जामिया का फोकस थोड़ा सेंट्रल एशियन एंड मिडिल ईस्ट जो है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उस पर रहती है। तो कजाकिस्तान ही नहीं, आप सभी का देख लीजिए। कजाकिस्तान का तो नूर सुल्तान है, लेकिन यहाँ इन्होंने नूर सुल्तान दिया ही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? अस्ताना दिया है। अब अस्ताना ही पूरा नूर सुल्तान का पहला नाम था, अब इसका नूर सुल्तान हो गया। जैसे कोई बोले कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है, लेकिन है तो अहमदाबाद ही। उसी तरह से अस्ताना जो है वो है, लेकिन उसके बगल में एक नई राजधानी बसाई गई है, उसका नूर सुल्तान उसका नाम है। अब यहाँ पे देखिए, किर्गिस्तान की बाइसेकिक, इसके अलावा दनास्बी जो है वो ताजिकिस्तान की है। असगाबाद जो है वो टर्कमेनिस्तान की, और ताशकंद हम सब इंडिया में जानते हैं क्योंकि यहाँ पे शास्त्री जी की डेथ हो गई थी ताशकंद समझौता में, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी। तो ये पांचों की राजधानी आप जरूर याद कर लीजिए। इन पांचों के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम याद कर लीजिए। वहां पांचों में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, गूगल पे जाइए देखिए। मैं हमेशा उसको देखता हूं तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन और भी आप देख लीजिए। ये सब फोकस में रहेगा, मैं आपको जामिया के टिप्स दे रहा हूं ये। और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जैसे अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है, अरब इजराइल के बीच में क्या हो रही है, इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर यूएई जो है थर्ड है, यूएई के साथ इंडिया ने सेपा ज्वाइन किया है। अभी ओआईसी को लेकर के हंगामा हो रहा है इंडिया में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके 57 मेंबर हैं, ये सब इसमें भी पूछा गया है। ये सब चीजों को आप स्ट्रेटजिकली तैयारी कीजिए कि जहां इस यूनिवर्सिटी का फोकस है वहां पे देखिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 5 लार्जेस्ट कंट्री? अभी सब पांचवें छठे क्लास का क्वेश्चन या सातवें क्लास का क्वेश्चन है कि 5 लार्जेस्ट एरिया में कौन से कंट्री हैं। तो ये जो है रसिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, इंडिया जो है सातवें स्थान पे आता है। तापी का फुल फॉर्म क्या है? तापी, ये अच्छा क्वेश्चन है। तापी एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, गैस तेल पाइपलाइन। आप पता है बहुत सारे पाइपलाइन बनाए गए हैं, हजारीबाग, बीजापुर, HBJ पाइपलाइन इंडिया में है, ऐसे कई पाइपलाइन। तो ये इंटर ट्रांस नेशनल पाइपलाइन है जो टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ऐसे होके गुजरती है। वैसे ही अभी खटाई में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी टर्कमेनिस्तान ने कहा है कि अब इसको हम जिंदा करेंगे, तापी को। AIIB जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो चाइना द्वारा प्रमोटेड है। 105 कंट्रीज के मेंबर हैं, बीजिंग में इसकी कैपिटल है। तो चाइना बहुत सारे अच्छे काम भी किया, उसमें से एक है कि ये बैंक काफी लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देती है, लेकिन चाइना का इसमें थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। Which of the following entities is latest to obtain non-member observer state in the United Nations General Assembly? दो वहां पे एंटिटी ऐसे हैं जो फुल मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर, उनको जो है ऑब्जर्वर नॉन मेंबर कहते हैं। उसमें से एक है पैलेस्टाइन स्टेट। आपको पता है कि 1948 में जब इजराइल बना तो अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टाइन नहीं बन पाया, जबकि उन्हीं को जमीन को काट करके इजराइल बना था। और दूसरा जो है वेटिकन सिटी, जो पोप का राज होता है, वो भी जो है वो वहां पे उसको भी ऑब्जर्वर स्टेट की दी गई है स्टेटस। नोबेल प्राइज लिटरेचर का किसको मिला, मैं ये चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब करंट इवेंट का क्वेश्चन है, और वो उस समय में था। अभी आप देख लीजिए लिटरेचर का 2021 में किसको मिला है, वो मैंने आपको दूसरी जगह बताया भी। अब ये क्वेश्चन इरिलेवेंट है। 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग नहीं देखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या है, और ये किसके द्वारा जो है प्रमोट किया, इस्टेब्लिश किया गया? तो ब्रिक्स, पहले इसको ब्रिक्स बैंक कहते थे, अब इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ब्रिक्स पता है आपको, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जिसकी बैठक अभी जून में होने वाली है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये जो 5 फाउंडिंग फादर, ये सभी बहुत ही आसान घिसा पिटा क्वेश्चन है। नेहरू इंडिया के, सुकार्नो इंडोनेशिया, टीटो यूगोस्लाविया जो अब रही भी नहीं कंट्री, और वहीं बेलग्रेड में फर्स्ट समिट हुआ था। नसीर जो थे ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और निक्रुमा जो है घाना के। ये 5 फाउंडिंग मेंबर इसके हैं। अमू दरिया जो है उसको क्या उसका नाम है? अमू दरिया देखिए यहाँ पे, ये रिवर देखिए, ये सेंट्रल एशिया में, अगेन सेंट्रल एशिया के ज्योग्राफी को लेकर के आ गए हैं। अमू दरिया ये है, और सूर दरिया, ये दो जो रिवर है, गंगा यमुना इंडिया में, उसी तरह वहां पे सेंट्रल एशियन में अमू दरिया, सूर दरिया है, जिसको इंग्लिश में रिवर ऑक्सस भी कहते हैं। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन नहीं जानता होगा, इंडिया में महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया था? ये 2 बार हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए मुझे लगा क्योंकि 1905 में हुआ था पार्टीशन, लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसके बाद स्वदेशी
आंदोलन हुआ था जिसमें गांधी जो समय सीन में नहीं थे, उस समय में लाल बाल पाल ये सब होते थे और श्री अरबिंदो थे। तो लेकिन बाद में आप 1947 में देखिए कि फिर बंगाल का पार्टीशन हुआ। उस समय में उसको ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल किया गया, ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान को दिया गया। इसलिए दो बार यहाँ कहना बहुत सही है, बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑप्शन है। बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये अगेन अभी रिलेवेंट हो गया है क्योंकि तालिबान के री ऑक्यूपेशन के चलते अफगानिस्तान से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपको रहेगा इसमें। आप दोहा में जो उसकी जो सबमिट जो एग्रीमेंट हुआ था तालिबान यूएसए का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके जो अशरफ गनी जो भाग गए प्रेसिडेंट, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके अभी जो तालिबान के कौन चीफ हैं और कौन वहाँ के मेन मतलब कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं अभी पूछने के लिए। उसमें से जो उस समय में भी थी और आज भी जो इंपॉर्टेंट है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की इंटरनेशनल लाइन, जिसको डूरंड लाइन कहते हैं। ये खींच के कौन गया है? ये अंग्रेज गए हैं खींच करके। कैंप डेविड जो है लोकेटेड कहाँ है? कैंप डेविड अमेरिका में जो है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका शायद एक तरह का रिसोर्ट जैसा है जहां वो छुट्टी मनाते हैं। वहां पे कैंप डेविड समझौता हुआ था अरब इजराइल के वॉर के बाद। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंट सेटलमेंट। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं, इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कार्नवालिस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, वो उन्होंने 1793 में इसको लागू किया था बंगाल में। बाद में इसको यूनाइटेड प्रोविंस में भी लागू किया गया। फिर एक महलवारी सिस्टम ये लोग लेकर के आए, वो पंजाब में लागू किया गया और साउथ में ये रैयतवारी सिस्टम लेके आए। ये सब सिस्टम क्या था? बंदोबस्ती थी कि किसान से कितना माल गुजारी या कितना लैंड रेवेन्यू आप असूलेंगे, इस पर बंदोबस्ती थी। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें था कि सीधा किसान से जो अंग्रेज है एज ए मालिक ऑफ द लैंड, क्योंकि राजा है वो सीधा माल गुजारी नहीं लेंगे, वो एक इंटरमीडिएरी फिक्स करेंगे। इसको जमींदार कहा गया। जमींदार को ठेका दिया जाएगा कि तुम इतने गांव का जो है मुझे टैक्स वसूल के लैंड रेवेन्यू टैक्स दोगे, और उसके लिए वो एक जितना बीट करेगा, 2 लाख रुपया में उसने खरीद लिया वो पूरा टैक्स वसूलने का। अब जमींदार ने 4 लाख वसूला तो 2 लाख उसका प्रॉफिट हुआ। इट वॉज जमींदारी सिस्टम, जिसको कि बाद में आजादी के बाद खत्म कर दिया गया। यक्षगाना डांस जो है वो कहाँ का फॉल? अब देखिए ये सब फिर पॉपुलर कल्चर पे आ जाता है ये सब क्वेश्चन। अब देखिए जीके क्वेश्चंस में कहाँ पॉलिटिकल साइंस है? प्रियम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रियम्बल है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो जो शुरुआत होती है उसमें जो सेंटेंस क्या है? वी डैश डैश डैश, ये बहुत अच्छा है। उसमें शुरुआत होती है वी द पीपुल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। याद रखिए, इसमें नेशन नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट नहीं है, पीपुल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब इसका भी क्या रह गया? अभी जो प्रेसिडेंट है वहां पे आरिफ अलवी है, नाम याद कर लीजिए। वहां पे जो पीएम अभी बदले हैं उनका नाम भी याद कर लीजिए। द मेजर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे लो लेइंग एरिया जो है बह जाएंगे। मैग्ना कार्टा जो है कब साइन किया गया? अब इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे किंग जॉन थे उस समय राजा, उन्होंने जो वहाँ के उस समय के एक तरह से लॉर्ड या फ्री सिटीजन थे, उनको उन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट ग्रांट किया था। सभी को नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ तो फ्री मैन ही बहुत कम थे या सिटीजन ही बहुत कम थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेट जैसे लोग। उनको जो है एक तरह से चार्टर ऑफ राइट था, लेकिन कह सकते हैं एक शुरुआत हुई थी फंडामेंटल राइट की। मैग्ना कार्टा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ज्योमेट्री का फादर किसको माना जाता है? इन किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका क्या नाता है पॉलिटिकल साइंस से? इसको कहना चाहिए आईआर का जो पेपर है इनका, जनरल नॉलेज का पेपर है। यूक्लिड जो है वो ज्योमेट्री के, कोई अच्छा जीके का बुक ले लीजिए, लाइक सुल्तान चंद का ले सकते हैं और उसको पढ़ जाइए। मैं यही बोलूंगा। Which of the following political thinker was the first exponent of the liberal theory of state? ये चलिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन। आपको पता है कि जॉन लॉक ने जो फर्स्ट टाइम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जिसको कहते हैं, मिनिमल स्टेट बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, जो अपने ही कानून से बंधा हुआ है, आर्बिट्रेरी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? चलिए ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, आपको पता है जयप्रकाश नारायण। यदि आप एमसीक्यू सॉल्व करते आए तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम का ऑथर कौन है? आपको पता है इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको 2 बार पब्लिश किया गया। इसके कुछ जो पार्ट थे वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसको बहुत बाद में पब्लिश किया गया, क्योंकि उसमें जिन्ना के रोल को थोड़ा प्रेस किया गया था। तो उससे उस समय में जब पहली बार पब्लिश हुआ तो लोगों को लगा कहीं लोग भड़क ना जाए। इंडिया विंस फ्रीडम के साथ ये जुड़ी हुई। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, सबसे बड़ा यदि ज्योग्राफिकल एरिया में देखिए तो राजस्थान है। सबसे छोटा जो ज्योग्राफिकल एरिया में गोवा है। सबसे बड़ा राज्य यदि पॉपुलेशन में है तो उत्तर प्रदेश है।
और सबसे छोटा राज्य यदि पॉपुलेशन में है तो मेरे हिसाब से शायद सिक्किम है, चेक कर लीजिएगा। अफगानिस्तान ऑफिशियली बिकेम ए मेंबर ऑफ सार्क, कब बना? ये 8वां कंट्री था जो सार्क का मेंबर बना अप्रैल 2007 में। अक्टूबर 15, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अक्टूबर 15 को डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये किस नेता के ऑनर में मनाया जाता है? ये जो है अपने जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बर्थ दिवस जो है, बर्थडे, उनको जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पे मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि अब्दुल अब्दुल कलाम अपने को टीचर मानते थे। वो कहते थे राष्ट्रपति में बाद में हो, शिक्षक में पहले हूं। आपने देखा होगा कैसे उनके आंखों में चमक आ जाती थी जब वो स्टूडेंट के बीच में जाते थे। तो ये जैसे मेरे जैसे शिक्षक के लिए या टीचर के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया का राष्ट्रपति अपने को फर्स्ट टीचर मानता है। मैं यहाँ पे एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि एक चाइनीज एक एक सेइंग है कि यदि आप 1 साल के लिए यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो एक पेड़ लगाओ, यदि 5 साल के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये करो, मतलब मैं भूल गया हूँ, और यदि आप लाइफ लॉन्ग कुछ अच्छा करना चाहते हो तो टीच। तो टीचर जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, रियल यदि आप टीचर हो तो, मतलब नॉट ओनली कि आप टीच करते हो, यदि आपको पैशन है तो बहुत बड़ी बात है। वही अब्दुल कलाम के साथ भी पैशन था। सॉरी मैंने 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिया इसको बोलने में, बेकार यदि लगा हो तो माफ कीजिएगा। The principle that there is no higher authority than the will of the people is called. तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो जो पीपल हैं वो सॉवरेन है, उनके विल के ऊपर कोई नहीं है। ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले लॉक ने दिया, फिर रूसो ने दिया, और इसी पे बेस्ड है डेमोक्रेसी। 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, उसने प्रियम्बल में 3 वर्ड घुसाया था। यहाँ तो 3 वर्ड नहीं है, यहाँ 2 ही वर्ड है, सोशलिस्ट सेकुलर, लेकिन उन्होंने तीसरा वर्ड इंटीग्रिटी भी घुसा दिया था। तो तीनों को याद करिए, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। यूनिटी था, उसको इंटीग्रिटी कर दिया। द स्लोगन डू और डाई जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ये 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट है इंडिया में एवरी चाइल्ड का, 6 से 14 साल के बीच के बच्चे का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत कि उसको शिक्षा दी जाए फ्री। द टर्म जियो पॉलिटिक्स वॉज कॉइन्ड बाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इस मायने में पॉपुलर है, उसे तो रटने वाला है। रूडोल्फ जेलन जो है, या केजलन कह लीजिए, ये स्वीडिश जो है थिंकर थे, इन्होंने ये जियो पॉलिटिक्स क्या होता है? हाउ ज्योग्राफी गाइड पॉलिटिक्स। अभी देखिए रसिया का जो यूक्रेन पे वॉर है वो जियो पॉलिटिकल वॉर है, क्योंकि रसिया को ये फील हो रहा है कि नाटो का ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन से उसकी नेशनल जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो खतरे में आती है। सब जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि रसिया अपने को देखता है इस टाइप में कि कोई मेरे और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में यूक्रेन एक बफर स्टेट है, यदि वो गायब हो जाएगा तो मेरा बफर ही खत्म हो जाएगा, और इससे हम सीधा नाटो के जद में आ जाएंगे, उसके मिसाइल के जद में। तो इस तरह से कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को गाइड करती है। डांडी मार्च इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो किस साल हुआ था? 1930 में हुआ था, मार्च 1930 में डांडी मार्च। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से डांडी, जो कि एक कोस्टल छोटा सा शहर है गुजरात में। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और ये इस वॉर में जो सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, जिनकी सेना 1 लाख से ऊपर की थी, वो एक छोटे सी सेना जो ईस्ट इंडिया कंपनी की रॉबर्ट क्लाइव जिसको लीड कर रहे थे, उससे हार गई। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें लड़ाई शुरू होने से पहले ही सिराजुद्दौला हार चुके थे, क्योंकि उन बेचारे को पता ही नहीं था कि उनके जो जनरल हैं मीर जाफर, वो खुद ही अंग्रेजों में मिल गए हैं। तो जिस किसी का सेनापति यदि मिल जाए दुश्मन में तो क्या होगा। और वो एक कहानी है कि कैसे इंडिया के लोगों ने खुद ही जो है जयचंद बन के चीट करके अंग्रेजों को जितवाया। तो बैटल ऑफ पलासी जो है कही जाती है नींव जो है रखी गई, फाउंडेशन रखी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिश शासन की इंडिया में। ए सिचुएशन इन विच सिग्निफिकेंट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 और मोर स्टेट मतलब यहाँ नेशन स्टेट से, कंट्री से है। जब 3 या 3 से अधिक नेशन स्टेट में पावर वर्ल्ड में डिवाइडेड दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपोलैरिटी बोलेंगे, जो अभी है नहीं। अभी तो यूनिपोलैरिटी है, यूएस का हेजमनी दिखता है, चाइना थोड़ी बहुत उठ रहा है। विच वन ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, आपको पता है 5, अभी आपने देखा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है किर्गिस्तान, तो वो 5 एशियन में से कौन जो है इकोनॉमिक यूनियन सेंट्रल एशिया एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन नहीं किया? अब ये क्वेश्चन बेकार है, डाउटफुल है, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो ये तो एक तो पहले डिसॉल्व हो चुके हैं, आज ये है ही नहीं। और उसमें उस समय में जो है उज्बेकिस्तान
सॉरी, उसमें जो है टर्कमेनिस्तान ने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन बाद में इसने भी ज्वाइन किया था, तो इसलिए मतलब इसको क्या कहा जाए, ठीक है छोड़िए। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? करंट प्रेसिडेंट ये हैं, इसमें से तो कोई है नहीं, है तो पुराना क्वेश्चन है 2016 का, आप इनको पढ़ लीजिए। ये एक ब्लैक है वहाँ के लोकल, और वो है वहाँ पे, आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है सत्ता शेयर करते हैं। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट मैंने कई बार बताया, चलिए एक बार और बताया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से कौन सी संस्था जन्म ली? केवल आईएमएफ ही नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक का भी जन्म जो है 1944 में। ब्रेटन वुड जो है एक छोटा सा रिसोर्ट टाउन है, न्यू हैम्पशायर सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे एक बैठक हुई थी जिसमें कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कैसे जो है वित्तीय व्यवस्था या ट्रेड कैसे चलेगी, एक दूसरे कंट्री कैसे किस करेंसी में करेंगे, इसके लिए बैठक हुई थी। उसमें एम ये था कि उसमें 3 संस्था बनाई जाएगी, एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो बनी, दूसरा वर्ल्ड बैंक जो कि फंडिंग करेगी, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आईटीओ कभी बन नहीं पाया। वो गैट नाम की संस्था जो थी, यूनाइटेड नेशन की जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, वही जो है वो ट्रेड करनी थोड़ी बहुत बातचीत करती रही, जाके 1 जनवरी 1995 को जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन पाया। ये आपको जानना चाहिए, आईटीओ नहीं बन पाया। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इसको ब्रेटन वुड्स संस्था कहते हैं। द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ भूटान। भूटान इंडिया को एक ही चीज सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, सही है, क्योंकि भूटान में सरप्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि वह पहाड़ी कंट्री है और छोटी सी राज्य है, वहां पे लोग की वांट बहुत कम है, वो गांधीयन थॉट को अपनाते हैं, वो बिजली का बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वहां पे सूरज भी जल्दी उगता है। हम लोग के जैसे, या अमेरिका के जैसे नहीं कि रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, इस टाइप के होगी तो आपको बिजली ज्यादा खर्च होगी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर ऑल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन अगेन जो है वो इन्वायरमेंट का है। तो बायोलॉजिकली रिच एरियाज विथ ए लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडेमिक स्पेसीज, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक रीजन में, वो भी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। इंडिया में जो साइलेंट वैली है वो भी है, सुंदरबन डेल्टा है वो भी है, सब बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। मतलब वहाँ बहुत सारा जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल सब। आंग सान सू की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? अभी तो वो बहुत संकट में है, वहां पे झुनता, उसको हुंता प्रोनाउंस करते हैं, मतलब मिलिट्री शासन है। और आंग सान सू की वहाँ डेमोक्रेसी के लिए लड़ती रही, बहुत दिन तक वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रही भी। उन पे भी काफी आरोप लगे, तो उनका जो पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब ये सब तो छुपा हुआ क्वेश्चन है, आप हो सकता है आप इसको मिस कर सकते हैं। बंदर अब्बास एंड चाहबार पोर्ट कहाँ है? बंदर अब्बास भले आप ना जाने, लेकिन चाहबार बहुत न्यूज में रहता है। चाहबार पोर्ट इंडिया वहां पे काफी इन्वेस्ट कर रहा है। वो ईरान का बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जो कि इंडिया भी यूज करना चाहता है, तो ईरान में है। इससे जुड़ा हुआ जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, वो भी आप याद रखिए, वो चाइना ने उसको डेवलप किया है बीआरआई के अंदर। लार्जेस्ट लेक इंडिया में कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट लेक जो है, सबसे लंबा, वो है वेम्बांद लेक है, केरला में है। और लार्जेस्ट भी है, सेकंड लार्जेस्ट चिल्का है। वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में। वेम्बांद लेक भी फ्रेश वाटर ही है, फ्रेश वाटर है कि नहीं चेक कर लीजिएगा। लोकतक लेक बड़ा मजेदार है, ये बहुत जगह ज्योग्राफी में पूछा जाता है। इसको फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। वैसे ये फ्लोटिंग लेक नहीं है, उस पे जो जो पेड़ पौधे आइलैंड जैसा उग गए हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए उसको फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। मणिपुर में है लोकतक। सिस्टम थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में किसकी देन है? तो डेविड ईस्टन जो है इसके जनक माने जाते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आईआर में तो मॉर्टन कपलान माने जाते हैं, तो ये आईआर का पेपर है तो उनको मॉर्टन कपलान देना चाहिए था। हटिंगटन जो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थेसिस के कारण जाने जाते हैं। सिडनी भरवा पॉलिटिकल कल्चर के लिए जाने जाते हैं, अल्मंड के साथ मिलकर, और गैब्रियल अल्मंड एंड सिडनी भरवा पॉलिटिकल कल्चर, जो उन्होंने सिविक कल्चर नाम की बुक 1963 में लिखी थी। कू डिटाट क्या होता है? इसको पढ़ा जाता है कू डिटाट। कू डिटाट, कू डिटाट मतलब होता है कुछ लोग मिलकर के तख्ता पलट कर दें, मतलब मैकियावेलियन मीन से रातों रात तख्ता पलट हो जाए, जो यहाँ लिखा है, पढ़ लीजिए इसको डी में। कू मतलब कू, विद्रोह, तख्ता पलट। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ये वही हैं जिन्होंने कि इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, अब्दुल कलाम आजाद। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, वो है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इंडिया कौन थे? वो थे अंबेडकर जी। कू डिटाट तो हम लोग ने कर लिया। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में पूछा गया है कि ये कब हुआ था? ये देखिए, जब तालिबान समर्थक अलकायदा ने 9/11 अंजाम दिया था, तो उसके कुछ ही दिन बाद 7 अक्टूबर 2001 को जॉर्ज बुश ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के तहत किया गया था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम।
जिसमें कि उन्होंने तालिबान जो रिजीम थे उसको हटा दिया था, वो वॉर में उसको हरा करके। लेकिन वो मार नहीं पाए थे अलकायदा के चीफ जो थे ओसामा बिन लादेन, बाद में बहुत साल बाद उनको अबाटाबाद में मारा उन्होंने। तो अक्टूबर 7 2001, बहुत डिफिकल्ट इस तरह के डेट को पकड़ना। नेम द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसको कि समाज सुधार के लिए जाना जाता है, इन्होंने केवल सती ही नहीं हटाया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बहुत सारे और जो कुरीतियां थी उनको हटाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हिंदू लोग काफी शंकित हो गए कि हमारे धर्म पे खतरा ब्रिटिश लेकर के आ रहे हैं, और वो मुस्लिमों के साथ मिल गए और मुस्लिम हिंदू ने मिलकर 1857 का विद्रोह किया। कई लोग ये कहते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अच्छा काम करके जो है वो 1857 के विद्रोह को बुलाया। इससे अंग्रेज लोग हड़क करके, घबरा करके, जब उन्होंने डायरेक्ट शासन किया 1858 में, जब इंग्लैंड के मोनार्क का डायरेक्ट शासन हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम हिंदू के धर्म में कोई छेड़खानी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये लोग बिगड़ जाते हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी, आप सोचिएगा। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल इंक? तो अभी भी वही हैं, देखिए, इसीलिए क्योंकि ये लोग बहुत बहुत दिनों तक रखते हैं। सत्या नडेला कब से जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं। तो पिचई, सुंदर सुंदर पिचई, इसका पूरा नाम है सुंदर राजन पिचई, जो है वो गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अब गूगल को अल्फाबेट इंक के नाम से जाना जाता है। यहीं पे ये भी जान लीजिए कि अब फेसबुक को मेटा इंक के नाम से जानता है। मेटा, नॉट फेसबुक। मेटा मेटावर्स से आया है, मतलब 3D एक्सपीरियंस इन इंटरनेट। सी राजागोपालाचारी, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो उसके बाद, तो उनका जो टेनियर था, पूछा, ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ये यहां से यहां तक थे, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि ये 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो ये एबोलिश कर दिया गवर्नर जनरल का पोस्ट, तब प्रेसिडेंट का पोस्ट आया। लेकिन और आपको कोई और मिलेगा भी नहीं, इसलिए आसान है इसको पिक करना। फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 42वें संशोधन से जोड़ा गया, ये भी बहुत आसान है। इन इंडिया द राइट टू एजुकेशन एक्ट कब इफेक्ट में आया? वैसे राइट टू एजुकेशन की बड़ी लंबी कहानी है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 86th अमेंडमेंट था, जो 2002 में ही पास कर दिया गया। लेकिन इसके 7 साल बाद 2009 में आरटी एक्ट पास हुआ, और उसके बाद अप्रैल 2010 से ये इफेक्ट में आया। 1936 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन स्टेट जो है वो पहला स्टेट बना, जबकि इंडिया आजाद भी नहीं था, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना, और वो बनने वाला स्टेट था उड़ीसा, जो उड़िया स्टेट के बेसिस पे अंग्रेजों ने उसको बंगाल से काट करके बनाया। ब्रिक का जो समिट 2015 में हुआ था, कहाँ हुआ था मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी जो होने वाला है वो चेक कर लीजिए कहाँ हो रहा है, 2022 का, पिछले साल का भी चेक कर लीजिए। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं? ये सब बहुत आसान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना पूरब में है कि वहां पे सबसे पहले दुनिया में सूरज उग जाता है। सबसे पहले जब मैं कह रहा हूं तो कुछ और आइलैंड होंगे, लेकिन वहां बहुत जल्दी सूरज उग जाता है। येरेवन जो है वो किसकी कैपिटल सिटी है? तो ये आर्मेनिया की है। ये सब बड़ा डिफिकल्ट है, आप इसका मतलब कैपिटल भी जान लीजिए। मैंने अपने आईआर गाइड में इसलिए काफी सारे कंट्री का, इस तरह कंट्री का कैपिटल दे दिया है, वो जामिया जैसे एग्जाम को ही ध्यान में रख के दिया है। लार्जेस्ट रिसोर्स कैस्पियन सी, देखिए कैस्पियन सी जो है अभी फ्लेवर में है, इससे पूछा जा सकता है इस बार। आप कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इससे कौन कौन से जो कंट्री हैं वो सटे हुए हैं, ये सब देख लीजिएगा। कैस्पियन सी जो है तेल का बहुत बड़ा एक जो है रिसोर्स फील्ड है, वहाँ तेल बहुत निकाला जाता है, और इसलिए ये इस पे सबकी नज़र है। सेंट्रल एशियन स्टेट के बीच में ये है। रोज रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? तो रोज रिवॉल्यूशन जॉर्जिया में हुआ था। यूक्रेन में जो है वो ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था। विच वन इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उसमें टर्की हो ही नहीं सकता। टर्की इतना कोई बड़ा देश तो ऑयल का है नहीं। बाकी इसमें काफी कंट्री हैं, साउथ अमेरिका के भी कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के भी कंट्री हैं, कुछ अफ्रीका के भी कंट्री हैं। उसमें पढ़ लीजिए उसका मेंबर स्टेट का नेम। G20 समिट 2015 में कहाँ हुआ था? इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इस बार जो G20 होगी वो इंडोनेशिया में होगी, क्योंकि इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है। यहाँ ये भी आप जान लीजिए कि अगला प्रेसिडेंट दिसंबर 2022 में इंडिया होने वाला है G20 का, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो 2023 की जो बैठक होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। तिएन शान क्या है? इसको मैं तो गलत पढ़ रहा हूँ, शिएन शान बोलते होंगे। सिएन शान माउंटेन यहाँ देखिए कैसा दिख रहा है। ये जो पर्वत है ये सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया से आपको आमू दरिया, सुर दरिया पूछा, कैस्पियन लेक पूछा, उसके कंट्री का जो कैपिटल सिटी है वो पूछा, अब वहाँ के माउंटेन पूछ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल एशिया पे कितना ज़्यादा फोकस रहता है जामिया का, आप इसको याद रखिए। तो ये जो है माउंटेन है।
युआन किसकी करेंसी है? चाइना की करेंसी है। यहीं पे जान लीजिए जापानी करेंसी को येन कहते हैं। कोरिया का तो मुझे भी याद नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। बांग्लादेश जो है वो कब आया, मतलब कब बना, इसको कौन नहीं जानता। अभी वो स्वर्णिम विजय, मतलब अपनी जो है 50 साल उन्होंने जो है पिछले साल मनाया, जिसमें मोदी जी भी गए थे। और इंडिया ने 26 जनवरी में जो आर्मी है उसने स्वर्णिम विजय धुन भी बजाया था। नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान का क्या है? सभी जानते हैं, उर्दू उनका नेशनल लैंग्वेज। वॉर एंड पीस किसने लिखा है? ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, जिससे कि गांधी जी भी एक तरह से प्रभावित थे। द बिगेस्ट कंट्री इन एरिया अमॉन्ग ब्रिक्स कौन है? तो आपको पता है रसिया तो दुनिया का ही सबसे बड़ा है, तो फिर कहने की बात क्या है। ब्राजील भी इंडिया से बड़ा है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक का? एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार सपोर्ट करती है प्रोजेक्ट्स को, कंट्रीज को। और इसकी राजधानी मनीला में है, लेकिन एक्चुअली मनीला नहीं। जैसे अभी आपने देखा ना आस्तान और नूर नूर सुल्तान, उसी तरह से जो मनीला के बगल में एक सिटी बनी है मन मंदालू योंग, वहां पे जो है इसका एडीबी का हेडक्वार्टर, लेकिन आप मनीला कह सकते हैं, जो इसने सेटर ने भी वही कहा है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बड़ा अरबिट है, लेकिन ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने देखा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कि मुझे लगता है बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हैदराबाद में ही, याद कर लीजिए, आ सकता है। इंडियन प्लानिंग कमीशन कब कंस्टिट्यूट हुआ था? अब तो बेचारा वो खत्म भी हो गया, 2015 में नीति आयोग आ गई, लेकिन ये 1950 में नेहरू जी ने बनाया था। इससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ये है कि इंडियन प्लानिंग या प्लानिंग कमीशन जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कहते हैं जिसको कोई ना कोई आर्टिकल में जिसका मेंशन होता है, जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये सब जो है सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कुछ बॉडीज होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लाइक दैट, जो किसी एक्ट से बनते हैं। अब ये दोनों ही से कोई ना हो, ऐसे ही कैबिनेट के डिसीजन से और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बन जाए, उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। बोथ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये पूछा जाता है। एसडीआर जो है ये करेंसी है आईएमएफ की, वो किस फॉर्म में रखा जाता है? क्या पेपर करेंसी है, गोल्ड है, सिल्वर गोल्ड है? नहीं, कुछ नहीं है, ये बुक कीपिंग एंट्री है। केवल आपको लिखा रहता है कि इंडिया को इतना एसडीआर जो है वो उसका क्रेडिट में है। कल को इंडिया को यदि कोई फॉरेन करेंसी चाहिए तो इसमें से किसी भी 5 करेंसी में वो अपने एसडीआर के बदले जो उस दिन का रेट होगा वो ले सकता है। वो बोलेगा हमको यूके पाउंड में दे दो, जापानीज येन में दे दो, चाइनीज युआन में दे दो, तो वो दे देगा। तो एसडीआर यही है, बुक कीपिंग एंट्री केवल है। वो किस बेसिस में मिलती है? बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है कि एक कंट्री को कितने एसडीआर एंट्री होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं नेट पे। होमोसेपियन का लैटिन में है, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। होमोसेपियन मतलब हम लोग, ह्यूमन स्पेसीज। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के प्रेसिडेंट? सब इतना आसान क्वेश्चन है। अब जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के, याद कर लीजिए, वो भी उतने ही। अब तारापुर कहाँ पे है, क्या है, किस लिए फेमस है? ये इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र स्टेट में है। स्लोगन गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी ने इसको 5वें 5 ईयर प्लान में शामिल किया था, जो 1974 से 78 के बीच में ये 5 ईयर प्लान लागू हुआ था, 5वां 5 ईयर प्लान। हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड में कहा? अभी बताइए, सब पूछा जाना चाहिए क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ये अभी जो है अभी अभी न्यूज में आ गया है। क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि इंडिया में कुछ बयान कुछ नेताओं ने दे दिया टीवी पे, मोहम्मद पैगंबर को शायद लेकर के, मैंने सुना नहीं है क्या कह दिया, उससे बहुत रोष हो गई। अरेबियन कंट्री जो है भड़क गए, वहां उन्होंने इंडियन वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। मॉल में काफी सारे कंट्री ने बयान जारी किया, इंडियन राजदूत को बुलाया गया। और इन सब के बीच में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वहां पे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC। तो OIC जो है वो भी कूद पड़ी और उसने कुछ खासा कड़ा बयान दे दिया। इंडिया ने उसको रिफ्यूट भी किया। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कंट्री हैं? इसमें 57 है, 56 कहीं कहीं पे लिखा हुआ। और ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंबरशिप के हिसाब से यूनाइटेड नेशन के बाद जो सबसे बड़ा जो कोई जो रीजनल कॉपरेशन है वो OIC है। इतने मेंबर और किसी में नहीं है, 57। Which of the following country is not a member of the Commonwealth of Independent State? जो CIS है वो क्या है? जो 15 रिपब्लिक थे जो USSR के पार्ट थे, वो जब USSR का विघटन हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो उन्होंने मिलकर के CIS बनाया। उसी तरह से जैसे कि जो ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी
स्टेट थे जो उस पर शासन करती थी ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने उस एम्पायर के डिसोल्यूशन के बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाया, उसी बेसिस है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो ये जो है इसमें कौन मेंबर नहीं होगा, चाइना मेंबर क्यों होगा, वो तो कभी उसका पार्ट था नहीं यूएसएसआर का। हंग पार्लियामेंट किसको कहते हैं, जहां पे किसी को मेजोरिटी नहीं मिले, ये हंग लेजिस्लेचर होता है, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, नो पार्टी हैज मेजोरिटी। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में कब हुआ था, 1998 में। 1974 में पहला हुआ था फर्स्ट पोखरान। इसको जो है स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, इसको ऑपरेशन शक्ति कहा गया, ये भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैमल, अब पता है आपको मैमल जिसको मैमरी ग्लैंड होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, और भी कुछ कुछ फीचर हैं जो इसको सभी से अलग करता है। शार्क नहीं है, शार्क मछली है, कैट वेल। हम मतलब बच्चों को ये पूछा जाता है कि वेल क्या है, कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि मछली है, वेल मछली नहीं है, वेल जो है मैमल है, लेकिन शार्क जो है मछली है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, मतलब सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है। इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों 2017 में मेंबर बने, लेकिन ये जो बनी थी बेसिकली ये 2001 में ही बन गई थी। ये चाइना बेस्ड है, संघाई में बनी थी, बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री जो अभी आपने देखा वो उसके मेंबर हैं, प्लस जो है वो रसिया है, चाइना है, इंडिया पाकिस्तान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन में आप देखेंगे तो टर्की आ ही नहीं सकता है, क्योंकि टर्की को एशिया में माना जाता है, तो ये क्यों रहेगा, इसलिए यूरोपियन यूनियन में नहीं है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि टर्की एशिया में आता है। टर्की को एक समय में इसका सोब्रिक्वेट था, मतलब इसको कहा जाता था सिक मैन ऑफ द यूरोप, लेकिन बाद में इसको तो एशिया में काउंट किया जाने लगा। Who among the following has described the worldwide triumph of liberal democracy as the end of history? चलिए एक तो पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको पता है एंड ऑफ हिस्ट्री आइडियोलॉजी जो है एक बुक के थ्रू, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट स्टैंडिंग मैन, ये जो है एंड द लास्ट मैन, ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा जो अभी भी हैं हम लोग के बीच और ये सब बताते रहते हैं, उनकी हाइपोथेसिस है। इसमें बेसिकली वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही जो दुनिया में सोशल अरेंजमेंट, सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट की जो आइडियोलॉजी है उस पर विवाद खत्म हो गया है। पहले जो है वो इंटर वॉर पीरियड के बाद या कह लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो फासिज्म खत्म हो गई। अब सोवियत रूस के विघटन के बाद सोशलिज्म और कम्युनिज्म खत्म हो गई, तो केवल जो बचा है वो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है, और यही जो है वो आइडियोलॉजी सबसे अच्छी है किसी भी ह्यूमन सोसाइटी को बेस्ट वे में अरेंज करने के लिए। इसीलिए अब एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया, आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री हाइपोथेसिस, ऐसा हुआ नहीं। ट्रीटी ऑफ वर्साई कब साइन हुआ था, ये भी अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1919 में, और ये जो है सीड बोया था इसने वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि जर्मनी को इतना बेइज्जत किया गया था, उसके इतने नेशनलिज्म को इतना प्रिक किया गया था, आहत किया गया था कि फासिज्म का वहां उदय हुआ। द कैपिटल जिंगजियांग का कहाँ है, इससे ये मैप देखिए, ये मैप में आप इंडिया को देखिए, यहाँ पे हम लोग हैं, और ये इंडिया, सॉरी मैं काट रहा हूँ इसको, मत समझिएगा मैं इंडिया को काट रहा हूँ, मैं केवल इसको निरूपित कर रहा हूँ। आजकल लोग बहुत टची हो गए हैं, किसी बात पे भी गुस्सा होने लगते हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पे है, और इंडिया से सटा हुआ देखिए जिंगजियांग है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाइना के नजरिए से देखिए तो ये इसके वेस्टर्न में है, और ये प्रोविंस जो है उसमें उगहिर मुस्लिमी, उगही, OIGHUR, उगहिर मुस्लिम हैं जो माइनॉरिटी हैं, इन पे ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि चाइनीज स्टेट जो है उस पर बर्बरता करती है। अभी ह्यूमन राइट कमिश्नर जो है वहाँ उन्होंने विजिट किया था, चाइना बहुत गुस्सा हुई थी, और ये हमारे लद्दाख से सटा हुआ है, और यहीं पे जो चाइना की जो PLA है वो हमारे से आर्मी से भिड़ंत करती रहती है। तो इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ उरमक्यू में है। इसका मैप भी गलत है, क्योंकि ये इंडिया के कुछ एरिया को ये गलत शो कर रही है। तो एनीवेज ये तो नेट से मैंने ऐसे ही लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिफ्थ, ये सब इतना अरबिट है कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उगहेर मुस्लिम को जिंगजियांग जो उनका प्रोविंस है वो इंडिया से सटा हुआ है, उसमें माइनॉरिटी है मुस्लिम, ये सब आपको जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक इन फ्रांस, ये सेकेंड टाइम मैं देख रहा हूँ, जामिया इसका फेवरेट क्वेश्चन है। अल्जीरियन क्राइसिस हुई थी 1958 में, इससे जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू है जिसको फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं। इक्विटी एंड सोशल जस्टिस
इस इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, ये किसका, इक्विटी और सोशल जस्टिस किसका है, इन्वायरमेंटल इथिक्स का भी है, आपको पता है क्यों, इंटरजेनरेशनल इक्विटी जो है वो इन्वायरमेंटल इथिक्स है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाता है कि आज की जो जनरेशन है और जो आने वाली है उनके बीच में भी जो है रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यदि हम ही सब खा पका जाएंगे रिसोर्सेज को, मेटल को, ऑयल को, तो आने वाली जनरेशन कैसे सुख से रह पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इसमें आता है, ह्यूमन राइट भी आता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव है। यहाँ मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल ऑफ द अबव कोई है तो उसको गौर से देखिए, वही ज्यादा सही होने का चांस होता है। ये जो बुक है नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ रोज किसने लिखा, ये तो इतना अरबिट है, ये लिखा है उम्ब्रटो इको, जो इटालियन एक राइटर हैं, और उन्होंने जो लिखा था ये एक मोनेस्ट्री 1327 में, उसमें एक मिस्ट्री, डेथ मिस्ट्री, जो कि बहुत फेमस हिस्टोरिकल माना जाता है, उस पर उन्होंने काफी डिटेल में इस नॉवल में लिखा है। पता नहीं इसको क्यों पूछा गया है। ओम लॉ, अब यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि आपने स्कूल में पढ़ा हो, V इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज जो है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड है। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है, ग्रेट रिफ्ट वैली का मैंने यहाँ पे फोटो नहीं दिया, नहीं तो ये इस तरह से रन करती है ईस्ट अफ्रीका में, उसमें तंजानिया भी है, युगांडा भी है, केनिया में, आई डोंट नो, ये तो डाउटफुल क्वेश्चन है, एक कंट्री से तो गुजरती नहीं है। प्ले मृच कटिका किसने लिखा है, इस तरह के संस्कृत जो क्लासिक हैं वो किसने लिखा है, ये आपको याद करना चाहिए, मैंने अपने IR गाइड में और एग्जाम गाइड ET में भी दिया हुआ है, शूद्रक ने लिखा है इसको। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, अब यहाँ पे मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, लेकिन छोड़िए मेमोरी से क्यों बोलूँ, आप पढ़ लीजिएगा गाइड में। ऑरेंज रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन यूक्रेन, अभी आपने रोज रिवॉल्यूशन देखा जॉर्जिया में, ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, उससे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कोपेनहेगन समिट किससे रिलेटेड है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसको COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 1992 के रियो समिट से बनी थी, उसकी जो कॉन्फ्रेंस जो होती है पार्टीज की, जो सिग्नेटरी हैं UNFCCC के, उनको COP कहते हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे कोपेनहेगन में हुई थी, परहैप्स 2009 में, चेक कीजिएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है अगेन एक डाउटफुल क्वेश्चन, सहारा डिजर्ट कवर मोस्ट ऑफ द, अब देखिए सहारा डिजर्ट तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक है, नॉर्थ तक है, तो कैसे बोले कि नॉर्थ अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, इसलिए ये भी डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है। परमानेंट मेंबर, अब ये लास्ट स्लाइड है, परमानेंट मेंबर UN के कौन कौन है, ये भी उतना ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना चाहिए, UK, USA, USSR, फ्रांस, चाइना है, तो ये परमानेंट मेंबर हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि P5+1 क्या है, बहुत जगह आप सुनेंगे, P5 मतलब हो गया 5 परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लस जर्मनी, जर्मनी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ पावर है, तो उसको भी P5 मतलब उसको शामिल किया जाता है कई सारे वार्ताओं में, जैसे ईरान का जो न्यूक्लियर डील है उसमें भी शामिल किया गया है, तो उसको P5+1 कहते हैं, ये जान लीजिए, पूछा जा सकता है। रेडिकल ह्यूमनिज्म किसने प्रोपाउंड किया था, तो इनको रेडिकल ह्यूमनिस्ट कहा भी जाता है, MN रॉय को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं, कॉमिंटर्न में भी रहे थे, और एक तरह से एक विचारक हैं, जो कि लेनिन के साथ उन्होंने डिबेट भी किया था। रूइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पे खोदा गया है, तो अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू। आपने देखा होगा इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूं, चलिए उसमें ही थैंक्स बोलते हैं स्लाइड के साथ। देखिए इसको आप देख करके आपको क्या लगा होगा कि मतलब ये एक IR GK भी नहीं है, ये GK है, इसमें कई क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, थोड़े बहुत हिस्ट्री के हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ ऐसे ही जनरल टिटबिट्स हैं, 4-5 क्वेश्चन करंट इवेंट के हैं, और 5-6 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, 10-12 कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस के। इससे क्या सबक मिलता है, करंट इवेंट देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, वेस्ट एशिया देख लीजिए, इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, वो देख लीजिए, सेंट्रल एशिया देख लीजिए, ज्योग्राफिकल सेंट्रल एशिया और एशिया में जितने भी माउंटेन हैं, रिवर हैं, बे हैं, स्ट्रेट हैं, ये सब को लेक हैं, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए, ये पूछा जाएगा। और खास करके जो मुस्लिम वर्ल्ड है या सेंट्रल एशिया, उस पर इनका फोकस रहता है, उसकी राजधानी और ये सब चीज़ों को जान लीजिए। जो अभी यूक्रेन में वॉर हो रहा है वो पूछा जाएगा, अफगानिस्तान की जो समस्या है वो पूछा जाएगा, तो करंट इवेंट भी जो है, जो मेरे वीकली से भी आप देख सकते हैं, ये सब भी हॉट टॉपिक रहेंगे। और 10-12 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से रहेगा, जो कि खासा खासा आसान रहेगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए, कोई 40 ही क्वेश्चन तो रहेंगे, बाकी आपको मैंने सब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया है।
अब यदि आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, सभी मैं स्टूडेंट को करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका फायदा सबका हक है ये जानने का, आप ज्वाइन करें चाहे ना करें, कि एक टेस्ट सीरीज में रन कर रहा हूँ जो बेस्ट वे प्रिपरेशन का हो सकता है ऑनलाइन मेथड से, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और उसमें जो है हर वीक में 2 टेस्ट पेपर दिए जाते हैं जिसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर डाउट क्लियरेंस करते हैं, वो एग्जाम स्ट्रेटजी प्रिपरेशन उसकी जो है नीति बनाई जाती है, और बहुत सारे अच्छे डिस्कशन मेंबर्स आपस में करते हैं। यदि आप उसको ज्वाइन करने के इच्छुक है, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने मटेरियल है वो आपको मिल जाएंगे, वो फाइल सेक्शन में वहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गाड़ी छूट गई आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे भेजिए, आगे आपको गाइड किया जाएगा। ये एक पेड मेंबरशिप स्कीम है, तो कुछ पैसे लगेंगे लेकिन बहुत नॉमिनल है, और आप इस तरह से मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूँ। ओके, सी यू अगेन विद द लास्ट पेपर दैट विल बी 2017। बाय फॉर नाउ।